नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शादी के 24 साल बाद अपने पति का सच जानकर मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीलम गांव में पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठी अपनी 28 साल पुरानी जिंदगी का हिसाब लगा रही थी। इन 28 सालों में उसने क्या खोया या फिर ये कहें कि क्या पाया। बिन माँ की दो बहनें नीलम और उससे 3 साल छोटी दीपा अपने पिता के साथ रहती थीं। माँ दीपा के पैदा होने में ही मर गई थी, तो बचपन से ही बड़े होने के नाते सारी जिम्मेदारी नीलम के ऊपर आ गई थी। नीलम स्वभाव से थोड़ी गंभीर थी। ज़्यादा शोर शराबा, इधर उधर घूमना उसको नहीं भाता था। घर के काम करने के बाद जो समय बचता उसमें या तो वो गाने सुनती या फिर और लड़कियों की तरह बाकी शौक जैसे सिलाई, कढ़ाई, अचार इत्यादि बनाना सीखती। वहीं दीपा बिल्कुल इसके विपरीत। घूमना फिरना, बातें करना और जिंदगी को मज़े से जीना उसका स्वभाव था। हालांकि पढ़ने में और बाकी कामों में भी वह तेज थी, लेकिन उसको किसी भी काम को ज़्यादा देर तक करना अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि घर में भी ज़्यादा देर रुकती तो उसे अजीब सा महसूस होता। इनके पिता की अपनी एक छोटी सी बर्तनों की दुकान थी, उसी से उनका गुजर बसर चलता था। इनके पिता को ये भी पता था कि हालातों ने उनकी बेटियों को समय से पहले बहुत समझदार बना दिया है। ये अलग बात थी कि दोनों की जिंदगी जीने के तरीके में बहुत फर्क था, फिर भी दोनों दुनियादारी खूब समझती थी। वक्त गुजरता रहा और दोनों की शादी की उम्र हो आई। पिताजी के एक पुराने दोस्त थे, बहुत खास, सुख दुख के साथी, जो 3 साल पहले गुजर गए थे। लेकिन एक तमन्ना अपने दिल में लेकर गए थे कि नीलम उनके घर की बहू बने। लेकिन उनका बेटा हिमांशु उस समय बाहर दूसरे शहर में पढ़ रहा था और शादी के लिए तैयार भी नहीं था। ये अलग बात थी कि हिमांशु की माँ भी अब यही इच्छा रखती थी कि नीलम ही उनके घर की बहू बने। पिता के जाने के बाद 2 साल तक हिमांशु ने पढ़ाई पूरी की और अब पिछले 1 साल से इसी शहर में पिताजी का किताबों का कारोबार संभाल रहा था। एक ही शहर में होने की वजह से हिमांशु नीलम और दीपा से 2-3 बार मिला तो था, लेकिन शादी को लेकर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। एक दिन रास्ते में कॉलेज जाते वक्त दीपा उसे मिल गई। जान पहचान तो थी ही, इसलिए उसने दीपा को लिफ्ट दे दी। दीपा का हंस हंस कर बातें करना और उसका मस्त मौला स्वभाव हिमांशु को भा गया। इधर नीलम के पिताजी हिमांशु की माँ से हिमांशु और नीलम की शादी की बात कर रहे थे कि मौका देखकर आप हिमांशु से बात कीजिए। नीलम को भी इस बात का पता था कि उसके और हिमांशु के रिश्ते की बात चल रही है। उधर धीरे धीरे हिमांशु दीपा की तरफ खींचने लगा। 1-2 बार लंच के लिए भी बुलाया और दीपा बेहिचक आ भी जाती थी, क्योंकि हिमांशु उसके लिए सिर्फ एक दोस्त की तरह था जिसके साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता था और कोई रिस्क भी नहीं था। दिवाली से कुछ दिन पहले हिमांशु और उसकी माँ दीपा के घर आए। वैसे हिमांशु की माँ को दीपा भी अच्छी लगती थी, लेकिन बहू के रूप में वो नीलम को मान चुकी थी। बातों ही बातों में नीलम के पिता और हिमांशु की माँ ने हिमांशु से शादी की बात की। हिमांशु ने मना तो नहीं किया, लेकिन जवाब देने के लिए 2 दिन का समय मांगा, क्योंकि वो भी जानता था कि सब इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हिमांशु ने दीपा को फ़ोन किया और उसे कहीं मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन एक शांत जगह पर हिमांशु ने दीपा से अपने दिल की बात कही कि वो उसको पसंद करता है और शादी करना चाहता है। इसीलिए जब ये बात घर में हो तो दीपा भी हाँ कर दे। दीपा को बहुत अजीब लगा सुनकर, क्योंकि एक तो वो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी और ये बात तो सब जानते थे कि शादी की बात तो हमेशा से ही नीलम के लिए हुई है। उसको समझ ही नहीं आया क्या करे, इसीलिए वह बिना कुछ बोले उठकर कॉलेज चली गई। कॉलेज से वापस जब घर आई तो भी वह परेशान थी। नीलम ने पूछा भी क्या बात है, तो कुछ उसने नहीं बताया। उधर शाम को हिमांशु जब घर पहुंचा तो वह बेसब्री से उसकी हाँ के जवाब में उसका इंतजार कर रही थी। पूछने पर जवाब भी दिया हाँ में ही, लेकिन अपनी पसंद के नाम के साथ, मतलब उसने दीपा के लिए हाँ कर दिया। यह सुनकर उसकी माँ थोड़ा सकते में आ गई, क्योंकि उन्होंने और उनके स्वर्गीय पति ने हमेशा से नीलम को बहू के रूप में देखा था और फिर सबको ये बात पता भी थी। इसीलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ बेटे की पसंद और दूसरी तरफ खुद की।
दीपा में कोई बुराई तो नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने अपनी बहू के रूप में देखा था वो नीलम में था, और जो हिमांशु ने अपनी पत्नी के रूप में देखा था वो दीपा में था। हिमांशु और माँ दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बोले अपने अपने कमरे में चले गए। रात को दुकान से वापस आकर नीलम के पिता ने हिमांशु की माँ को फ़ोन किया। उन्होंने बड़े ही भारी मन से कल शाम को आने की बात बोलकर बात खत्म कर दी। अगले दिन कॉलेज में दीपा बहुत परेशान थी। उसकी खास सहेली बबीता ने जोर देकर पूछा तो उसने सारी बात बता दी। बबीता ने कहा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। दीपा बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? एक तो मैं हिमांशु से प्यार नहीं करती, और फिर हमेशा से सबने नीलम दी के लिए ही रिश्ते की बात की थी। ऐसे में मैं कैसे शादी कर लूँ, जबकि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। बबीता ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसको समझाते हुए कहा, लड़का अच्छा खासा कमाता है, अकेला है, सिर्फ माँ है, वो भी बहुत उदार दिल की, और वो भी 1-2 सालों में निकल लेंगी। उसके बाद तू हमेशा के लिए अकेले राज करेगी। कहीं और शादी की तो ना मालूम कितने झंझट होंगे। और फिर हिमांशु ने खुद शादी के लिए बोला है, तू उसको बहन से छीन नहीं रही है, वो खुद तेरे पास आया है। रहा सवाल प्यार का, तो वो तो एक ना एक दिन वक्त के साथ हो ही जाएगा। ऐसा बढ़िया मौका हाथ से मत जाने दे। दीपा उसकी बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। फिर दोनों उठकर क्लास लेने चली गईं। शाम को हिमांशु की माँ आई तो संयोग से नीलम घर पर नहीं थी। दीपा ने उनको देखा तो बबीता की बात याद आ गई। उसने बड़े प्यार से उनको बिठाया और खातिर भी की। वैसे दीपा हमेशा ठीक से ही बात करती थी, लेकिन आज बात कुछ अलग लग रही थी। हिमांशु की माँ को लगा शायद घर पर कोई नहीं है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही होगी। वो चाय पी रही थी, तब तक नीलम अपने पिताजी के साथ वापस आ गई। हिमांशु की माँ को देखकर उसने तुरंत उनके पैर छुए और हालचाल लिया। उसके बाद दोनों बहनें खाने की तैयारी करने किचन में चली गईं। नीलम के पिताजी ने बात छेड़ी तो हिचकते हुए हिमांशु की माँ ने बताया कि हिमांशु शादी के लिए तैयार तो है, लेकिन दीपा के साथ। ये सुनते ही नीलम के पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन बात को संभालते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो नीलम बड़ी है, ऊपर से हमेशा से सबने उस जगह नीलम को ही देखा है। इतने में नीलम वहाँ आ गई और उसने सारी बातें सुन ली और बिना कुछ बोले वहाँ से किचन में गई और दीपा से पूछा कि क्या उसको हिमांशु के मन की बात पता है। तो दीपा ने एक दिन पहले की सारी घटना सुना दी। नीलम ने पूछा, तुम हिमांशु को पसंद करती हो? तो दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। दीपा की असमंजस की स्थिति देखकर नीलम ने कहा कि अगर हिमांशु का रिश्ता मेरे लिए नहीं आया होता तो तू उसको हाँ करती या ना? तो दीपा के भाव देखकर नीलम उसकी बात समझ गई। फिर बाहर आकर बोली, बाबूजी, दीपा की शादी हिमांशु से कर दीजिए। तो उसके बाबूजी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो नीलम बड़ी थी, ऊपर से हिमांशु के लिए हमेशा नीलम ही पसंद रही है घर वालों की। फिर नीलम ने बहुत प्यार से अपने पिता को और हिमांशु की माँ को मना लिया। बेटे की पसंद की बात थी तो हिमांशु की माँ ने तो ज़्यादा नानुकुल नहीं किया, और अगले दिन दोनों की सगाई मंदिर में घर वालों के सामने ही करने का फैसला हुआ। और अगले दिन मिलने का वादा करके हिमांशु की माँ चली गई। लेकिन दीपा अभी भी सोच रही थी कि उसने सही किया या गलत, क्योंकि वो हिमांशु से बात तो करती थी लेकिन उससे प्यार नहीं था। फिर उसे बबीता की बात याद आ गई कि और कहीं शादी करके न जाने कितने झंझट हों। यहाँ न तो परिवार में कोई है और हिमांशु भी उसके आगे पीछे घूमेगा। यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन नींद नीलम की आंखों से कोसों दूर थी। उसको रोना नहीं आ रहा था, लेकिन अपने अंदर के खालीपन को वो ही समझ सकती थी। लेकिन क्या करती, हिमांशु की पसंद उसके लिए बहुत मायने रखती है। इसीलिए उसने अपने मन को कड़ा किया और हिमांशु दीपा की शादी के लिए अपने मन को तैयार करने लगी, जिससे किसी को ये न लगे कि वो उन दोनों की शादी से खुश नहीं है। अगले दिन सब व्यस्त रहे, क्योंकि काम एक ही दिन में शाम तक करने थे। अगले दिन शाम को सब मंदिर पहुंच गए। दीपा गुलाबी साड़ी में खिल रही थी। हिमांशु को भी गुलाबी कुर्ते में देखकर एक पल को नीलम का मन धक से होकर रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। फिर दोनों की सगाई हुई। हंसी तो सबके चेहरे पर थी, लेकिन एक कसक नीलम के बाबूजी, खुद नीलम और हिमांशु की माँ के अंदर थी, जिसको वो सब अपने अपने हिसाब से अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ तक कि खुद दीपा भी अंदर से अभी तक असमंजस में थी। तभी हिमांशु ने उसके लिए एक हीरे की अंगूठी निकाली, जिसे देखकर दीपा बहुत खुश हो गई। फिर सगाई की रस्म पूरी हुई, कुछ फोटो हुए। तभी हिमांशु गाड़ी में से एक पैकेट निकाल कर लाया। दीपा ने उसे खोला तो एक उसमें बहुत ही सुंदर महंगा सूट और 50,000 रुपये नकद थे, जो कि दीपा की शॉपिंग के लिए थे। इसे देखकर दीपा झूम उठी। उसे लगा उसकी सहेली ठीक ही कहती थी कि हिमांशु के साथ ऐश से कटेगी। यही सब सोचते हुए वो अपनी बहन और पिताजी के साथ कब घर वापस आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सगाई तो हो गई। 2 दिन बाद हिमांशु की माँ ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया तो 18 दिन बाद का समय शुभ था। समय कम था, लेकिन क्या करते, शादी की तैयारी तो करनी ही थी। दोनों परिवार लग गए तैयारी करने में। इधर हिमांशु दीपा के दिल में प्यार जगाने के लिए उसके ऊपर बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा था, और दीपा प्यार न होते हुए भी इन सब चीज़ों में खुश थी। दोनों ने साथ साथ अपने लिए एक दूसरे की पसंद से शादी की शॉपिंग की। दीपा खुश होकर घर जाकर बहुत उत्साह से यह सब दिखाती। नीलम और उसके बाबूजी को दीपा के लिए खुशी तो होती, लेकिन अपने अपने दिल की कसक को भुला नहीं पा रहे थे। उधर हिमांशु का ये हाल देखकर उसकी माँ को चिंता हो रही थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिमांशु बिजनेस को नुकसान तो कराएगा ही, और अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं समझेगा। लेकिन अभी इकलौते बेटे की शादी थी तो चुप रहना बेहतर समझा। इसी तरह 18 दिन बीत गए और शादी का दिन आ गया। हिमांशु ने दीपा के लिए शहर का सबसे महंगा पार्लर बुक कराया था। जब दीपा पार्लर से आई तो सच में परी लग रही थी, पर नीलम भी आसमानी लहंगे में नई हेयर स्टाइल के साथ किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वैसे नीलम को ये सब ज़्यादा पसंद नहीं था, पर उसको लगा कि अगर वो उत्साह नहीं दिखाएगी तो दीपा को लगेगा कि वो उसकी खुशी में खुश नहीं है, और फिर नीलम को ऐसे बुझा हुआ देखकर उसके बाबूजी को भी दुख होता। इसीलिए उसने भी सब काम उत्साह से किए और खुद पर भी ध्यान दिया। सभी रीति रिवाजों से शादी हो गई। पूरी शादी में दीपा और हिमांशु एक दूसरे से बात करते रहे और तरह तरह से फोटो खिंचाते रहे। खैर, शादी संपन्न हो गई। विदाई के वक्त दीपा थोड़ा उदास जरूर हुई, लेकिन उसको रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर मायके से जाने से ज़्यादा तकलीफ के बजाय आने वाली ऐश की ज़िंदगी के बारे में सोचकर खुशी थी। नीलम और उसके बाबूजी ने नम आंखों से दीपा को विदा किया। ससुराल में खूब खातिर हुई। हिमांशु थोड़ी थोड़ी देर में कमरे में जाकर उससे पूछता कि कुछ चाहिए तो नहीं। दीपा ने देखा कि हिमांशु ने अपने कमरे को दीपा की पसंद से सजाया है, पूरी तरह से, जैसे उसकी पसंद का रंग, उसकी पसंद के पर्दे, उसकी पसंद का फर्नीचर। सारे दिन की रस्मों के बाद अब रात हो आई थी। फिर हिमांशु की माँ कविता कमरे में आई और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, आज से ये घर तुम्हारा है। मेरे लिए तुम बेटी की तरह हो। बस एक आशा है तुमसे कि मेरे हिमांशु का दिल कभी मत दुखाना। दीपा ने मन में सोचा, हिमांशु और उसकी माँ को इशारों पर चलाना उसके लिए बहुत आसान होगा। उसके बाद उसकी सास उठकर कमरे से बाहर चली गई। अब दीपा सोच रही थी कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन हिमांशु से अभी वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी जिसको पति पत्नी के बीच प्यार का एक रूप मानते हैं। तभी हिमांशु कमरे में आया। दीपा उसको देखकर थोड़ी सहम गई। हिमांशु ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बिठाया और उसके लिए स्पेशल ऑर्डर की हुई सोने की चेन उसको दी। दीपा ने उसको देखा तो बहुत खुश हुई, पर परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। हिमांशु उसके मन की बात समझ गया और बोला कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये सुनकर दीपा को बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, सच में? तो हिमांशु हंसकर बोला, एकदम सच में। फिर दीपा उठी और चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में वो गाउन पहनकर वापस आई। हालांकि उसको देखकर हिमांशु के मन में बहुत हलचल हो रही थी, लेकिन दीपा को प्रॉमिस कर चुका था, इसीलिए कुछ भी नहीं बोला। बस ऐसे ही अपने मन की बात उससे करता रहा। कुछ देर तो दीपा उसकी बातों को हाँ या ना का जवाब देकर सुनती रही। फिर कब सो गई उसे पता ही नहीं चला और ना ही हिमांशु को पता चला। अगले दिन फिर कुछ रस्में थीं। दीपा को हिमांशु के साथ अपने घर पगफेरे की रस्म के लिए भी जाना था। दीपा और हिमांशु शाम को गाड़ी से गए, जहां नीलम और उसके पिताजी ने खूब खातिरदारी की। दीपा को इस तरह खुश देखकर उसके घर वाले खुश तो थे, लेकिन
कभी कभी नीलम अपने मन की कसक से ही परेशान हो उठती। खैर, रात को वो दोनों वापस लौट आए। रास्ते में हिमांशु ने दीपा को आइसक्रीम भी खिलाई। फिर घर पहुंचकर दीपा सीधे अपने रूम में चली गई और हिमांशु वहीं अपनी माँ के पास बैठ गया। तभी उसको एक फ़ोन आया, कुछ ऑर्डर था शायद। हिमांशु ने अगले 10 दिन तक कोई भी काम करने से साफ मना कर दिया। उसकी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। पूछने पर उसने बताया कि कल वो दीपा के साथ 10 दिन के लिए गोवा और मुंबई घूमने जा रहा है। इतना कहकर वो भी अपने रूम में चला गया। दीपा कोई मैगजीन पढ़ रही थी। हिमांशु उससे बातें करने लगा तो वो अनमनी सी उसकी बातों का जवाब देने लगी। तभी हिमांशु ने उसके सामने गोवा की फ़्लाइट की टिकट रखी। उसे देखकर दीपा चहक उठी और पैकिंग करने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। फिर हिमांशु से बोली, कल सुबह ड्राइवर को भेजकर मेरे घर से कुछ कपड़े हैं, उन्हें मंगवा लेना। हिमांशु ने हाँ में जवाब दे दिया। फिर वो दोनों सो गए। अगले दिन सुबह से सारी तैयारी करके खुशी खुशी माँ का आशीर्वाद लेकर वे दोनों गोवा के लिए निकल गए। गोवा पहुंचकर वे एक अच्छे से होटल में गए, जहाँ का नज़ारा देखकर दीपा की आंखें चमक रही थीं। रात को दोनों बाहर डिनर के लिए गए, लेकिन इन सब के बीच दीपा अब हिमांशु के साथ जाने में थोड़ा सहज होने लगी थी। हिमांशु भी इन बातों को महसूस कर रहा था। वेस्टर्न कपड़ों में दीपा सच में हीरोइन लग रही थी। डिनर करके वे दोनों होटल वापस आ गए। रात में दीपा चेंज करके आई तो रेड कलर के नाइट गाउन में दीपा सच में गजब ढा रही थी। हिमांशु खुद को रोक नहीं पाया, उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा और दीपा ने भी अपनी मौन सहमति दे दी। फिर उनका रिश्ता संपूर्ण हो गया। अगले दिन से सिर्फ शॉपिंग करना और एक दूसरे के साथ घूमना, यही सिलसिला चल निकला। वापसी के एक दिन पहले वो दोनों मुंबई के बीच पर थे। तभी दीपा को भूख लगी। हिमांशु उसके लिए कुछ खाने को लेने चला गया। दीपा गोल्डन कलर की 1 पीस स्लीवलेस ड्रेस में थी। अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। थोड़ी देर नज़र मारी तो दूर एक लड़का दिखाई दिया जो हाथ में कैमरा पकड़े हुए था। दीपा उसके पास गई और गुस्से से बोली कि ऐसे किसी को घूरते नहीं हैं, इतना भी नहीं जानते हो? अगर अपनी नज़रें दूसरी तरफ नहीं घुमाई तो अभी यही तमाशा बना दूंगी सबके सामने, समझे? वो बोला, मैडम, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। खूबसूरत चीज़ों को कैमरे में कैद करना शौक़ है मेरा, इसीलिए मुझे हर तरफ देखने की आदत है। दीपा कुछ झेप सी गई। तभी उस फोटोग्राफर ने अपना कार्ड निकालकर उसको दिया और बोला, कभी मॉडलिंग करने का मन बने तो फ़ोन करना। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हिमांशु का फ़ोन आ गया और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। हिमांशु ने पूछा, कहाँ गई थी? तो बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही उधर घूम रही थी। फिर वो दोनों अगले दिन वापस अपने घर आ गए। अगले 2 दिन तो थकान उतारने में लग गए। उसके बाद हिमांशु अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा, क्योंकि पहले शादी फिर घूमने के चक्कर में पहले ही बहुत ऑर्डर वो ठुकरा चुका था। दीपा ज़्यादातर या तो टीवी या फिर फ़ोन में बिजी रहती। उसकी सास अगर बुलाती या खुद उसके कमरे में आती तो भी ज़रूरत भर ही बात करती। पहले तो उनको लगा कि नई शादी है, अभी गृहस्थी के काम समझने में उसको थोड़ा समय चाहिए होगा, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोली। लेकिन दीपा का व्यवहार उनको थोड़ा अजीब लगता। इसी तरह 1 महीना बीत गया। इस बीच में दीपा शॉपिंग करती या फिर हिमांशु के साथ बाहर घूमती। एक दिन हिमांशु की माँ ने हिमांशु से कहा कि दीपा को अब कुछ जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और कुछ नहीं तो पति के प्रति सारे फर्ज निभाए, जैसे सुबह का नाश्ता, टिफ़िन तैयार करना, उसकी चीज़ों का ध्यान रखना आदि। हिमांशु ने कहा कि वो दीपा से बात करेगा। रात को जब हिमांशु ने दीपा से कहा तो वो बोली, अभी कुछ ही दिनों में उसके कॉलेज शुरू हो जाएंगे, फिर न तो वो अपने लिए वक्त निकाल पाएगी और न ही हिमांशु के कामों के लिए। इसीलिए हिमांशु खुद ही अपने काम करता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर काम की ज़्यादा दिक्कत है तो एक नौकर और रख लो घर में। इस बात के बाद कुछ दिनों के बाद हिमांशु की माँ ने फिर कहा कि दीपा का ध्यान बिल्कुल भी घर में नहीं है, उससे बात करो। हिमांशु को लगा कि उसकी माँ पर घर के कामों का बोझ बहुत ज़्यादा है। उसने बिना किसी से पूछे 2 नौकर और रख लिए, एक खाना बनाने के लिए और एक घर के बाकी कामों के लिए। हिमांशु की माँ को इस तरह बेवजह खर्चा बढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो देख रही थी कि पहले शादी फिर उसके बाद भी हिमांशु दीपा पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। लेकिन बेटे बहू के बीच की बात है, ये सोचकर उन्होंने कभी हिमांशु को रोका ही नहीं। इसी तरह लगभग 3 महीने बीत गए और इन 3 महीनों में दीपा ने नए दोस्त बना लिए थे।
जिनके साथ किटी पार्टी या फिर कभी देर रात तक घूमते रहना, पार्टी करना। एक दो बार हिमांशु और उसके बीच थोड़ी सी बहस भी हुई, क्योंकि दीपा ने 3 महीनों में 3 दिन भी ठीक से बहू का फर्ज नहीं निभाया था। इधर हिमांशु के बिजनेस में कुछ घाटा होने लगा था, क्योंकि शादी और घूमने फिरने की वजह से कुछ ज़रूरी ऑर्डर उसके हाथ से निकल गए थे और दीपा के ऊपर ज़्यादा खर्च करने की वजह से उसका बजट थोड़ा बिगड़ गया था। 3 महीने के बाद एक दिन दीपा की तबीयत ठीक नहीं थी। दीपा डॉक्टर को दिखाने गई तो पता चला वह माँ बनने वाली है, लेकिन वो परेशान हो गई इस खबर से, क्योंकि वो बच्चे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। घर आकर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। सास के पूछने पर तबीयत खराब का बहाना बना दिया। रात को हिमांशु से भी बात नहीं की, बस इसी उलझन में थी कि क्या किया जाए, क्योंकि घर वालों को पता चला तो उसकी आज़ादी चली जाएगी और न चाहते हुए भी उसे यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसीलिए उसने सोचा कि कल ही डॉक्टर के पास जाकर अबॉर्शन करा लेगी। यही सोचते सोचते देर रात के बाद उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हिमांशु थोड़ा जल्दी उठा। वो कुछ सामान देख रहा था, अलमारी में देख रहा था, तभी उसे दीपा के हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिली। पढ़कर बहुत खुश हुआ। दीपा को उठाने से पहले यह खबर उसने अपनी माँ को सुनाई। माँ भी बहुत खुश हुई। दोनों मिलकर दीपा को बधाई देने के लिए कमरे में गए। बहुत प्यार से दीपा की सास ने उसे उठाया। दीपा थोड़ा अजीब सी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। इससे पहले कि कुछ पूछ पाती, हिमांशु के हाथ में रिपोर्ट देखकर सब मामला समझ गई। हिमांशु ने खुशी से पूछा, बताया क्यों नहीं? तो बोली, जल्दी में उसने रिपोर्ट ठीक से नहीं पढ़ी थी और तबीयत खराब थी, इसीलिए सो गई। इतना कहकर वह बाथरूम जाने का बहाना करके वहाँ से उठ गई। हिमांशु की माँ ने यह खबर जल्दी से फ़ोन करके उसके मायके में दी। वहाँ से कुछ ही देरी में नीलम और उसके बाबूजी मिठाई लेकर बधाई देने के लिए घर पहुँच गए। सब लोग बहुत खुश थे। कुछ देर बाद नीलम के बाबूजी वहाँ से दुकान चले गए। नीलम शाम तक के लिए वहीं रुक गई, क्योंकि वो बहुत खुश थी और पूरा दिन अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी। लेकिन दीपा को थोड़ा सुस्त देखकर नीलम ने उससे पूछा, लेकिन उसने तबीयत का बहाना बना दिया और टाल गई। फिर नीलम उसकी पसंद का कुछ बनाने का बोलकर किचन में चली गई, जहाँ दीपा की सास पहले से ही मौजूद थी। नीलम को देखकर खुश होते हुए उससे बात करने लगी और आने वाले बच्चे के बारे में सपने सजाने लगी। शाम तक नीलम वहीं रुकी। उसके रुकने से दीपा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हिमांशु की माँ को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने नीलम का हाथ पकड़कर प्यार से कहा कि क्या हुआ नीलम, जो तुम इस घर की बहू नहीं बन पाई, पर मेरी बेटी तो हमेशा रहोगी। इस घर में अपनी बहन के लिए न सही, मेरे लिए ही आती जाती रहा करो। नीलम ने भी हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन दीपा सारा दिन लगभग अपने कमरे में ही रही। फिर शाम हुई। हिमांशु जल्दी से घर आ गया। आकर सीधा कमरे में गया और दीपा को सोता हुआ देखकर वो वापस आ गया। तब तक नीलम ने उसके लिए चाय बना ली। फिर नीलम, हिमांशु और उसकी माँ तीनों ने बैठकर चाय पी और गपशप मारी। उसके कुछ देर बाद नीलम ने जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन हिमांशु की माँ ने कहा कि ऐसे नहीं, वो खाना खाकर जाएगी। फिर नीलम और हिमांशु की माँ ने एक साथ खाना खाया। उसके बाद वो चलने लगी। हिमांशु की माँ ने नीलम से जल्दी जल्दी आते रहने का वादा लिया और हिमांशु से कहा कि नीलम को उसके घर पर छोड़कर आए। नीलम ने मना किया, लेकिन उन्होंने जोर देकर हिमांशु को भेज दिया। रास्ते में हिमांशु ने 2-4 औपचारिक बातें की और नीलम ने उतना ही जवाब दिया, क्योंकि नीलम वैसे तो हिमांशु से बात करती थी, लेकिन अकेले उसके साथ थोड़ा असहज महसूस करती थी, क्योंकि उसके दिल की कसक का एहसास उसको होने लगता था। खैर, हिमांशु ने नीलम को घर छोड़ा और 5 मिनट उसके बाबूजी से मिलकर वापस आ गया। आकर देखा तो माँ उसका खाना लेकर बैठी है। हिमांशु ने पूछा, दीपा ने खाया कि नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। तो हिमांशु ने अपना और दीपा का खाना लिया और अपने कमरे में आ गया। दीपा कोई मैगजीन पढ़ रही थी। हिमांशु ने बड़े ही प्यार से उसे खाना खिलाया। फिर आने वाले बच्चे को लेकर कुछ बातें की, लेकिन दीपा अनमनी सी जवाब दे रही थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा। नीलम कभी हिमांशु की माँ के बुलाने पर तो कभी दीपा की तबीयत खराब होने की वजह से उसके घर जाती रहती, लेकिन दीपा को ये सब बोझ लगता था। वो इन सब से जल्दी छुटकारा चाहती थी, क्योंकि इसकी वजह से एक तो वो बिल्कुल बंद कर रह गई थी और
हिमांशु भी अब घरेलू बातों में ज़्यादा ध्यान देता, जिससे दीपा को चिढ़ होती। इस तरह लगभग 9 महीने होने को आए और सब बेसब्री से बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन दीपा को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, जहां उसने बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे, सबने खूब बधाई दी एक दूसरे को और दीपा का ख्याल पहले से भी ज़्यादा रखने लगे। सब लोग जब हॉस्पिटल से वापस घर गए दीपा और बच्चे को लेकर, तो हिमांशु की माँ ने नीलम से अनुरोध किया कि कुछ दिन के लिए वो वहीं रुक जाए, क्योंकि एक तो दीपा थोड़ी लापरवाह भी थी और बच्चे की साथ ही दीपा की देखभाल भी कुछ ज़्यादा ही करनी थी। ऐसे समय में नीलम उनकी बात मानकर कुछ दिन के लिए वहीं रुक गई। दीपा बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसने बच्चे को अपना दूध पिलाने से भी मना कर दिया। सारा दिन नीलम या हिमांशु की माँ ही बच्चे को संभालती। दीपा या तो आराम करती या फिर फ़ोन पर गपशप करती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, फिर नीलम अपने घर चली गई। अब बच्चे की सारी जिम्मेदारी खुद दीपा पर आ गई, जिससे वो बहुत चिड़चिड़ा जाती। इधर कुछ दिनों से हिमांशु को बिजनेस में नुकसान हो रहा था और दीपा पहले की तरह ही खर्च करना चाहती थी, जो हिमांशु नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला लगभग खत्म हो चला था। दीपा को अब पहले जैसी जिंदगी चाहिए थी, तो वो अपनी सास से कहती कि वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर जा रही है। वहाँ वो बच्चे को नीलम के पास छोड़ देती और खुद सारा दिन मौज मस्ती करती। इसी तरह लगभग 2 महीने और बीत गए। एक दिन नीलम खुद दीपा के घर आई, तो हिमांशु की माँ ने कहा, बच्चे के लिए कोई अच्छा सा नाम तो बताओ। नीलम ने कहा, इसके आने से पूरा घर महकने लगा है, इसीलिए इसका नाम चंदन है। सबको नाम बहुत पसंद आया। एक दिन दीपा अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी, अचानक उसकी नज़र एक कार्ड पर पड़ी। नाम था परेश। फिर दीपा को याद आया कि ये उस फोटोग्राफर का है जो साल भर पहले मुंबई में बीच पर मिला था। इसी दिन शाम को दीपा ने हिमांशु से 10,000 रुपये मांगे। हिमांशु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अभी बिजनेस में नुकसान बहुत हो गया है, तो कुछ महीने के लिए रुपए के मामले में बहुत हिसाब किताब से चलना होगा। लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जिद करने लगी। नतीजा, दोनों में अच्छी खासी बहस हो गई, जिसके चलते हिमांशु के मुंह से निकल ही गया कि इतना ही शौक है खर्च करने का तो खुद कमा कर देखो। दीपा को बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि बच्चे को उठाकर अपनी सास के पास जाकर सुला दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब हिमांशु ऑफिस चला गया तो दीपा ने डरते डरते परेश का नंबर मिलाया, क्योंकि बात 1 साल पुरानी हो गई थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि परेश को बोलेगी क्या। फिर उधर से हेलो की आवाज़ आई, तो दीपा ने हेलो के साथ उसको 1 साल पुरानी बात याद कराई, जो कि परेश को याद आ भी गई। फिर दीपा ने कहा कि वो मॉडलिंग करना चाहती है। पहले तो परेश ने उसे टाल दिया, क्योंकि साल भर पहले दीपा ने मना कर दिया था और बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर भी परेश ने कहा कि उसको फ़ोन करती रहे, जैसे ही उसके लायक कोई ऑफ़र होगा वो ज़रूर बताएगा। यह सुनकर दीपा को थोड़ी तसल्ली मिली। दीपा की हरकतों से उसकी सास बहुत परेशान रहती थी, लेकिन घर की शांति और बेटे की खुशी की खातिर चुप थी। एक दिन उन्होंने दीपा के बाबूजी से भी बात की कि वो दीपा को समझाएं, लेकिन उनकी भी कोशिश बेकार हो गई, क्योंकि दीपा कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। लगभग 15 दिन बाद परेश ने दीपा से कहा कि उसके पास दीपा के लिए एक काम है अगले महीने, लेकिन उसके लिए उसे 60,000 रुपये की फ़ीस देनी होगी और 15 दिन के लिए फ़ोटो शूट के लिए मुंबई आना पड़ेगा। दीपा ने उसको हाँ तो बोल दिया, लेकिन सोच रही थी कि घर पर क्या बोलेगी, 15 दिन के लिए कहाँ जा रही है। फिर सोचा एक बार कैसे भी चली तो जाऊं, जब बाद में रुपए आएंगे और मैगजीन में फ़ोटो के साथ नाम आएगा तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। यही सोचकर उसने हिमांशु से 80,000 रुपये मांगे, जिसे हिमांशु ने साफ मना कर दिया। एक तो बिजनेस में नुकसान और फिर इतनी बड़ी रकम के लिए दीपा ने कोई वजह भी नहीं बताई थी। दीपा उससे नाराज हो गई और सो गई। इसी तरह लगभग 1 हफ्ता बीत गया। दीपा ने हिमांशु से यह सोचकर बात नहीं की कि उसको मनाने के लिए हिमांशु उसकी बात मान लेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हिमांशु अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान था। इधर परेश दीपा से रुपए के लिए बोल रहा था। दीपा ने एक बार फिर हिमांशु से कहा कि उसको अभी 80,000 रुपये दे दे, जिसे हिमांशु ने सख्ती से मना कर दिया। वो बोली उधार ही दे दो, कुछ समय बाद वापस कर दूंगी, लेकिन हिमांशु कुछ नहीं सुनना चाहता था।
जिसके चलते उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। दीपा ने घर छोड़कर जाने तक की धमकी दे दी, जिस पर हिमांशु ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और दोनों सो गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। दीपा गुस्से में थी। उसने परेश से बात की कि रुपयों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, वो पहले उसको काम दिला दे, बाद में वो उसको रुपए दे देगी। इस बात पर परेश ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो उसकी कंपनी की परमानेंट मॉडल बन जाए तो उसके लिए एडवांस भी मिल जाएगा और रहने के लिए जगह भी। लेकिन इसके बदले दीपा को मुंबई आकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके काम में कभी भी कहीं भी आना जाना पड़ता है। परेश ने कहा कि परसों तक वो उसको जवाब दे दे, नहीं तो वो कोई दूसरी मॉडल ढूंढ लेगा। दीपा को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि 15 दिन के लिए मुंबई जाना और वहीं परमानेंट रहना अलग बात थी। वो सोच ही रही थी कि तभी हिमांशु ऑफिस से आया। वो बहुत परेशान था। इससे पहले कि दीपा कुछ पूछती, उसकी माँ ने पूछ लिया, क्या बात है। हिमांशु ने लगभग रोते हुए बताया कि उसको बिजनेस में 8 लाख का घाटा हुआ है और नहीं पता कि आगे अभी क्या हो। इस बात से सब परेशान हो गए। दीपा चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। सोच रही थी क्या करे। तभी उसको जैसे कुछ याद आया। वो उठी और अपने सारे गहने एक बैग में रखे और उनको छुपा दिया और सोने का बहाना करने लगी, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। अगले दिन हिमांशु के घर से निकलते ही दीपा ने सारे गहने बैग में डाले और बच्चे को कमरे में सुलाया। फिर बिना किसी को कुछ बताए मार्केट निकल गई और परेश को फ़ोन कर दिया कि वो मुंबई आ रही है हमेशा के लिए, उसको लेने स्टेशन आ जाए और उसके रहने का भी इंतजाम कर दे। और वो बैठ गई मुंबई वाली ट्रेन में हमेशा के लिए। इधर दीपा को बहुत देर तक घर में न पाकर उसकी सास ने नीलम को फ़ोन किया, लेकिन उसने बताया कि वह तो पिछले 5 दिन से दीपा गई ही नहीं है और ना ही कोई बात हुई उससे। फिर नीलम हिमांशु के घर आ गई, क्योंकि बच्चे को भी तो संभालना था। फिर नीलम और हिमांशु की माँ दोनों ने मिलकर दीपा का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। नीलम ने अपने बाबूजी को भी फ़ोन करके वहीं बुला लिया, पर कोई कुछ भी नहीं कर सका। तब तक हिमांशु भी आ गया। फिर उसकी माँ ने बहुत दुखी मन से सारी बात बताई और ये भी कि अभी तक दीपा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता लगा। उसे लगा कि दीपा ने कहा था कि अगर उसको रुपए नहीं मिले तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए शायद वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। थक हार कर सबने मिलकर सुबह पुलिस को खबर की। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली और कहा जैसे ही कुछ पता चलेगा तो बता देंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या दीपा लौट कर आएगी या फिर कहानी में ऐसा कुछ होगा जो हम सोच भी नहीं सकते? तो चलिए ये सब जानने के लिए देखिएगा और सुनिएगा कहानी का अगला भाग। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।